आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे आप सभी को विदित है कि हम 2015 से ये सीएमई व्याख्यान माला डिफरेंट क्लिनिकल केस प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसको हम पूरा करते हैं और वैसे ही आज भी हम एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो आज के टॉपिक का नाम है क्लिनिकल केस डिस्कशन एंड टिप्स फॉर सक्सेसफुल आयुर्वेदिक प्रैक्टिस। और आज की हमारी जो स्पीकर है वो डॉक्टर मोनिशा लांबा, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, आयुष हरियाणा में अभी वर्तमान समय में वजीरपुर जो फरीदाबाद में है वहाँ आप वर्तमान समय में कार्यरत है। आपने अपना अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो अभी वर्तमान समय में खानपुर कला भक्त फूल सिंह जी विमेंस कॉलेज नहीं विमेंस यूनिवर्सिटी से आपने पूरी की है, जिसका पहले नाम कुछ भक्त मारू सिंह जी ऐसे डिफरेंट था। वहाँ मैं भी 2006 में रही और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी जो 2006 में गवर्नमेंट ने उसको विमेन ईयर के रूप में मनाया था, तब उन्होंने अंडरटेक की थी और बहुत सारी बालिकाएं वहाँ अपना एजुकेशन एक विशेष स्थान पर पहुंचाती है, अपने अपने सपनों को पूरा करती है। तो एमबीबीएस से लेके सारी फैकल्टी आयुर्वेद लॉ और पॉलिटेक्निक और बीए बीकॉम बीएससी तो है ही। तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने वहाँ पढ़ाई की है अपनी अंडर ग्रेजुएशन की। और हम चाहते हैं कि आज के ज्ञान यज्ञ में आप अपने समर्पित भाव से जो बहुत सारे एक्सपीरियंस आप जो पहले भी हम आपसे मिले तो एंथुसियास्टिक आपका व्यक्तित्व है और कहीं ना कहीं वो बहुत सारी अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए जो इस मंच का उद्देश्य भी है कि हम बहुत सारे श्रेष्ठ चिकित्सक निर्माण करें। और जब भी आयुर्वेद के पास ये जिम्मेदारी आए राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति की, तो हम बहुत सारे श्रेष्ठ वैद्य मिलके ये जिम्मेदारी बहुत आसानी से उसको पूरी कर सके, निभा सके। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब विश्व आयुर्वेद परिषद के इस मंच पर। और आज के व्याख्यान के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर मोनिशा जी। थैंक्स मैम। आज के लेक्चर की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं अपने आचार्यों को, अपने गुरुओं को प्रणाम करती हूँ, जिनकी वजह से मैं इस लायक बन पाई जो आज मैं आपके सामने केस प्रेजेंट कर रही हूँ। हेतल मैम का, रिस्पेक्टेड डॉक्टर बलदेव धीमान सर का तहे दिल से धन्यवाद। सर ने हमें इतनी गाइडेंस दी है। 2016 में जो वर्कशॉप हमारी सर ने करवाई थी, उसके बाद से जो ग्रोथ हुई उसको मैं कह नहीं सकती, वर्ड्स मेरे पास कम पड़ जाएंगे शायद मैं सर का किस तरीके से धन्यवाद करूं। और आपकी मैम, आपकी पूरी टीम का और जो भी वैद्यगण यहाँ सब मौजूद हैं उन सबको मेरा नमस्कार। आज मैं हिक्का का केस प्रेजेंट करना चाह रही हूँ। मुझे ये थोड़ा सा एक तरीके से चैलेंजिंग केस लगा मुझे। रीजन बीइंग चैलेंजिंग क्यों? क्योंकि एक तो वो जो पेशेंट थी, क्रॉनिक पेशेंट थी, 17 साल से उसको हिक्का थी और शास्त्रों में भी इसको जो है दुर्जय, कष्ट साध्य, इस तरीके के वर्ड से बताया गया है। इवन आचार्य चरक ने तो चिकित्सा स्थान में जब चिकित्सा 17 में सूत्र नंबर 7 में जब चैप्टर की शुरुआत में ही उन्होंने ये कह दिया कि रोग कितना गंभीर है। मतलब गंभीरता से ही फर्स्ट श्लोक जो अग्निवेश के प्रश्न के बाद उन्होंने किया, वो शुरुआत की वो गंभीरता से की। अब पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, उसके बाद एक बार आप पेशेंट को देखिए।
ये वीडियो जो है ये पेशेंट ने अपने आप घर पे शूट किया है, क्योंकि जब ये पेशेंट मेरे पास पहले आई थी उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैंने केस प्रेजेंट करना है, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो फिर अब इस टाइम पे जब पेशेंट काफी रिलीफ में है तो मैंने उसको बोला कि जब आपको घर में ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे वीडियो शूट करके भेजना। तो वो शेयर करने के लिए ये वीडियो मैंने उससे बनवाई थी और आपको शेयर किया है। एक वीडियो और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ पहले। थी मेरी 22 साल की एज थी। उसमें 7वां 8वां महीना चल रहा था, तब लगी थी ये मुझे अचानक हिचकियाँ। फिर उसके दवाई खाई जैसे अंग्रेजी, तो ये ठीक हो गई। फिर उसके बाद मतलब डिलीवरी होने के बाद भी कुछ टाइम तक ठीक रही थी। फिर मुझे हिचकियाँ लगनी शुरू हो गई इसके बाद। फिर बीच में कभी ठीक हो जाती, कभी लग जाती। उसके 3 साल बाद छोटी बेटी हुई। उसके बाद से तो फिर कंटिन्यू रहे कि मतलब दवाइयाँ खाती हूँ तो आराम होता है, और नहीं तो 100 यहाँ एक एक बार में आती है। अभी रात को तो इतनी हुई थी एक दिन रात को कि कम से कम 100 हिचकियाँ आई, और मुझे ऐसा लगा गले में इतना मोटा मतलब गोला टाइप कुछ अटका हुआ है। तो मेरी बेटियों ने इन्होंने मेरी यहाँ कमर पे मतलब थप्पड़ मारे, मुझे बहुत सारे थप्पड़ मारे। तो इतनी गैस निकली मुझे अंदर से, इतनी आवाज वाली गैस कि जैसे पानी भी फूट जाता है कहीं से, बहुत ज्यादा आवाज वाली कि ये सारे डर गए थे। इतनी आवाज वाली वो गैस निकली अंदर से, मुंह में से बिल्कुल ऐसे करके बहुत तेज। उसके बाद आराम पड़ा, और ऐसे अभी भी चलता है। हिचकियाँ तो अभी भी आती हैं, लेकिन पहले से कम है। कितना आराम आ गया अब तक आपको? पहले जैसे मतलब डेली लगती थी, अब सप्ताह 10 दिन में होती है। और पहले तो मतलब घंटा घंटा होती थी, और दिन में 2-3 बार होती थी, कभी भी लग जाती है। लेकिन अब नहीं हुई तो 4-5 दिन नहीं हुई, सप्ताह भर भी नहीं हुई, और हुई तो दिन में 1-2 बार हो जाती है, पर कम होती है ऐसे। अब पहले से तो बहुत आराम है। तो ये पेशेंट थी, आपने देखा इसने जिस तरीके से बताया है, थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। पेशेंट मेरे पास जब फर्स्ट टाइम आई थी वो 2018 में आई थी। तो उस टाइम का मेरे पास अभी एग्जैक्ट रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा नहीं था। और दूसरी चीज ये कि थोड़ा टाइम ट्रीटमेंट कंटिन्यू होने के बाद मेरा ट्रांसफर हो गया और ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू हो गया। अगेन जब 2018 में मेरे पास आई थी, उस टाइम पे उसकी हालत कैसी थी? कॉन्टिन्यूस हिचकी, ऐसी लाल गाल हुए पड़े हैं, फेस पे सांस उसको आ नहीं रहा, बोला नहीं जा रहा उससे, सारा दिन उसको हिचकी हिचकी हिचकी। घंटे दिन में 24 में से कुछ ही ऐसे होते होंगे जब उसकी हिचकी बंद रहती होगी। उसकी रात ऐसे कटती थी, पेशेंट की ये लैंग्वेज थी कि मैं सारी रात छत को देखती हूँ। मतलब आप ये समझिए कि कंप्लीट निद्रा नाश की स्थिति थी। सारी सारी रात सारा दिन पेशेंट सोती ही नहीं थी। उस टाइम मैंने पेशेंट को वेदकालीन चिकित्सा की, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर मेरा ट्रांसफर हो गया, पेशेंट का ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू हो गया। इन बिटवीन पेशेंट कई डॉक्टर्स के पास गई, चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास गई, मेडिसिन फिजिशियंस के पास गई, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स भी लिए। इवन डॉक्टर्स ने उनको एक्सरे वगैरह करवाया और उनको ये बताया कि आपकी जो हार्ट बोन है वो बढ़ी हुई है, जिस कारण आपको ये हिचकी आ रही है, आपको इसको ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो वो पेशेंट अग्री भी कर गई, बट उसने उनसे ये क्वेश्चन किया कि क्या मैं उसके बाद कंप्लीटली ठीक हो जाऊंगी? तो बट किसी भी डॉक्टर ने उनको ये गारंटी नहीं दी कि इस ऑपरेशन के बाद आप ठीक हो जाओगे। तो पेशेंट ने उसको ड्रॉप कर दिया और वो ऑपरेट उसने नहीं कराया, जैसे तैसे दवाइयों पे चलती रही। फिर वो मेरे पास मार्च 2024 में दोबारा आई। अब प्रॉब्लम्स मल्टीपल थी, अब सिर्फ हिचकी नहीं थी, अब उस पेशेंट के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स जुड़ गई थी। पहले मैं आपको पेशेंट की एज वगैरह शेयर करती हूँ।
मेरी 22 साल की एज थी, उसमें 7वां-8वां महीना चल रहा था, तब लगी थी ये मुझे अचानक हिचकियाँ। फिर उसके दवाई खाई जैसे पेशेंट की एज 39 ईयर्स है आज की डेट में। फीमेल पेशेंट है, हिंदू है, वेजिटेरियन है, हाउसवाइफ है, रेजिडेंस उसका विलेज में है, एजुकेटेड है, 10वीं 12वीं तक पढ़ी हुई है। शी इज मैरिड, 18 साल उसकी शादी को हो गए हैं। 2 उसके पास बेटियां हैं, एक 17 साल की है और एक 14 साल की है। दोनों नॉर्मल डिलीवरीज हैं उसकी। और जब वो मेरे पास आई 2024 में, अब जो मार्च 24 में आई है, चीफ कंप्लेंट उसकी हिक्का ही थी। उतना वेग नहीं था जिस तरीके से पहले वेग से आई थी। इस टाइम पे अब वो हिक्का की कंप्लेंट के साथ कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट, पेन एपिगेस्ट्रियम की, हेडेक उसको बहुत लंबे टाइम से था, कंटिन्यूअस डल हेडेक कई टाइम से, नी पेन स्टार्ट हो चुका था, यूट्राइन प्रोलैप्स हो गया था, थायराइड की हिस्ट्री भी थी, थायराइड की टैबलेट उसने हाइपोथायराइडिज्म के लिए स्टार्ट कर दी थी। जब मेरे पास वो आई एग्जामिनेशन में, जब मैंने उसको देखा, आते ही फर्स्ट सिम्टम उसका मुझे जो नोटिस हुआ, एकदम से उसने बोलना शुरू किया तो मुझे उसके मुंह से स्मेल आई, यानी कि मुख दुर्गंध मैंने उसको नोटिस किया। नेक्स्ट उसको देखा, अपीयरेंस वाइज जो उसकी देखने की थी, वो उसके चीक्स रेड थे, हाथ बहुत ज्यादा लाल थे, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना एचबी होगा, बट एचबी उसका उतना नहीं था जो अपीयरेंस से मुझे लग रहा था। तो मोशन उसकी टाइट थी। कई बार क्या होता था कि वंस इन 2 डेज भी होता था, वंस इन 3 डेज भी होता था। मोशन के लिए पेशेंट जो है वो कोई ना कोई चूरन या कोई ना कुछ लेती थी तभी मोशन आता था। जब चूरन वगैरह लेके मोशन आता था तो पेस्ट टाइप था, स्टिकी था। जीवा परीक्षा में जीवा साम थी। अगर हम जीवा परीक्षा को थोड़ा सा और देखें, अगर हम उसके 3 पार्ट्स कर लें तो टिप उसकी रेड थी, नेक्स्ट जो 1/3 था वो कम कोटेड था, उसका जो लास्ट जो पकवाशे वाला एरिया होता है टंग का लास्ट पार्ट, वहां काफी ज्यादा कोटिंग थी। निद्रा उसकी अब इस समय ठीक हो चुकी थी, उसमें कोई इश्यू नहीं था, यूरिन नॉर्मल था। अग्नि उसकी मंद थी। पेशेंट हमेशा यही कंप्लेंट करती थी कि मैं बिना भूख के ही खाती हूँ, मतलब मैं ये देख के खाती हूँ कि टाइम हो गया, सारा दिन हो गया, कुछ खाया नहीं है, कुछ तो खा ले, इसलिए खाया जाता है, भूख उसको नहीं लगती थी। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में अल्प आर्तव की हिस्ट्री थी। ओनली 1 डे पीरियड्स होते थे, आते डेट टू डेट थे, 28 to 32 डेज का साइकिल था, बट ओनली 1 डे ब्लीडिंग, वो भी स्पॉटिंग, और मरून या डार्क कलर्ड की। बच्चे 2 हैं, मैं बता चुकी हूँ। अबॉर्शन की उसकी कोई हिस्ट्री नहीं थी। और जब पेशेंट से पूछा गया तो वो कहती है कि मुझे शरीर भारी भारी लगता है, मुंह मेरा स्वाद खराब रहता है, गैस बनती है, हाथ पैरों में जलन हो रही है, पेट मेरा गुम रहता है। इस तरीके से बाकी कंप्लेंट्स के साथ उसने मुझे ये बातें बताई। अब जब डीप हिस्ट्री जब मैंने ली तो उसमें मुझे जो इम्पोर्टेंट बात निकल के सामने आई, जो ध्यान देने वाली बात थी, वो ये थी कि सूतिका परिचर्या पे उसके ध्यान नहीं दिया गया। जब डिलीवरी के बाद पेशेंट के घर में, क्योंकि वो विलेज से बिलोंग करती है, पानी घरों में उस टाइम पे आता नहीं था, मटके लाने पड़ते थे भर के, तो पेशेंट सिर पे भर के मटके लेके आती थी, और उसको इस बात का मन में कहीं ना कहीं ऐसा स्ट्रेस भी था कि उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा आफ्टर डिलीवरी। ये सारी चीजें जो है, आपको मेरी आवाज सुन रही है ना? हाँ जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक से सारा अच्छा समझ में आ रहा है जी। जी मैम, जी ओके ओके जी। तो अब मैं थोड़ा सा हिक्का को शास्त्रीय पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बताना चाहूंगी। सबसे पहले हम हिक्का की निरुक्ति देखते हैं। हिक्का की निरुक्ति क्या कहती है? मुहुर मुहुर वायुर उदेति सस्वनो यकृत प्लिह आंत्राणि मुखादिव आक्षिपन स घोषवान आशु हिनस्तस्यून यत् तत् अस्तु हिक्केति विशक अभिरुच्यते। यानी कि
जो वायु है वो बार बार शीघ्रता से आशु ऊपर उठती है, यकृत, प्लीहा और आंत्र को विक्षिप्त करती हुई सघोष शब्द के साथ, घोष के साथ मुंह से बाहर आती है। ऐसी स्थिति को हिक्का कहते हैं और हिक हिक शब्द करने के कारण इसको हिक्का बोला गया है। नेक्स्ट हम इसके निदान को भी थोड़ा नजर डालेंगे। निदान ये कहता है चरक चिकित्सा सांस 17 में श्लोक नंबर 13 कह रहा है कि रजसा धूम वाताभ्याम शीत स्थान अंबु सेवनात् व्यायामात् ग्राम्य धर्म आधव रूक्षान्न विषमश्ना आम प्रदोषात् अनाहात् रोक्षात् अति अपतर्पणात् दौर्बल्यात् मर्मणोघातात् द्वंद्वात् च उद्भूयति अतिसार ज्वर छर्दी प्रतिशाय क्षत क्षयात रक्त पित्त उदावर्त विसूच्य अल्सक आदिपि पांडुरोगात विषाश्चैव प्रवर्तते गदाविमौ। गदाविमौ मतलब यहाँ पे श्वास और हिक्का दोनों के लिए यूज किया गया। अब माधव निदान ये कहते हैं विताही गुरु विष्टंभी रुक्ष अभिषंधि भोजनै शीतपान अशन स्थान रज धूम आतप अनिलहि व्यायाम कर्म भार आधव वेगाघात अपतर्पणै हिक्का श्वासाश्च कासाश्च निर्णाम समुपचायते। इसको थोड़ा सा हम कोरिलेट करेंगे पेशेंट के साथ। कैसे? वो कह रहे हैं रजसा धूम वाताभ्याम शीत स्थान अंबु सेवनात्। अब हमने पेशेंट को सुना, देखा, जब आफ्टर डिलीवरी उसको सुतिका परिचर्या में का पालन ना करते हुए मटके लेने के लिए पानी के मटके भरे हुए वो घर में ला रही है, तो इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए, बाहर वो गई है तो शीत का स्पर्श हुआ है, वायु का स्पर्श हुआ है, रज का स्पर्श हुआ है, धूल धूम ये सारी चीजों का स्पर्श हुआ है। शीत स्थान ठंडे में गई, अंबु जो उसने मटका सिर पे रखा वो भी स्पर्श भी शीत है। तो इससे क्या हो रहा है, वायु बढ़ रही है हर तरह से। मतलब हम हर लाइन को वो कर सकते हैं कोरिलेट। व्यायामात, क्योंकि उसने अपनी क्षमता से ज्यादा व्यायाम किया है। ग्राम्य धर्म का क्या मतलब होता है? अति मैथुन। जिस चीज के बारे में जनरली जो लेडीज पेशेंट्स होती हैं वो मेल्स डोमिनेटिंग होते हैं, तो वो ये ऐसी चीजें शेयर नहीं करती हैं। मैं इसको ये लेके चल रही हूँ कि ये अति मैथुनात, इसको ग्राम्य धर्म का भी उसका पालन नहीं हुआ होगा। आधव का मतलब अपनी कैपेसिटी से ज्यादा, जब लॉन्ग डिस्टेंसेस को चलना होता है उसको आधव से बताते हैं। आधव मतलब लॉन्ग डिस्टेंसेस चलना, कैपेसिटी से ज्यादा। तो रूक्षाश्न विषमात, ये इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। मर्मणो घातात, यहाँ पे भी उसका कहीं ना कहीं मर्म के ऊपर आघात हुआ है। बीच में एक लाइन में जहां आम प्रदोष अनाहा देखो, अनाहा वो बता रही है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम उसको, पेशेंट को हम यहाँ कोरिलेट कर सकते हैं हेतु में। अब जो ये सेकेंडरी छर्दी उत्पन्न हुई है, इसमें भी उदावर्त शब्द आया है सेकेंड लाइन में। देखिए, रक्त पित्तात उदावर्त, सूचिका उदावर्त जो है उसके लक्षण भी पेशेंट में विद्यमान है। अगर हम माधव निदान के श्लोक पे जाते हैं तो यहाँ पे जो वर्ड आया है कर्म भार, चरक जिसे एक्स्ट्रा, कर्म भार का मतलब भी वही हुआ कि वेट कैरी करना, उसने वेट कैरी किया है। आधव अगेन वही वॉकिंग डिस्टेंसेस जो है कैपेसिटी से ज्यादा। तो ये सारी चीजें हेतु हमें यहाँ पे उसको कोरिलेट करवा रहे हैं कि पेशेंट में हिक्का किस तरीके से पैदा हुई है। ये पूर्व रूप की स्लाइड है। पूर्व रूप में कंठ उरो गुरुत्वम, कंठ और उर में भारीपन है वो च वदनस्य कषायता, यानी कि मुंह के अंदर कषायपन। हिक्का नाम पूर्व रूपानी कुक्षेर आटोप च एव च, यानी कि कुक्षी में जो आटोप होना है वो सारे इसके पूर्व रूप है। तो वो भी हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं।
पेशेंट ने हमें बताया कि उसका पेट गुम रहता है, उसके मुंह का स्वाद खराब है, शरीर उसे भारी भारी लगता है, उसका काम में मन नहीं लगता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब संप्राप्ति वैसे तो देखो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं उसके प्राण, उदक, अन्नवय, स्रोतस इन्वॉल्व है। तो यही चरक जी ने बताया, प्राण उदक अन्नवाहिनी स्रोतांसी स कहो अनिलः हिक्का करोति संयुज्य तासाम लिंग पृथक शुनु। प्राण, उदक और अन्नमय स्रोतस की इन्वॉल्वमेंट है। वायु की गति विलोम हो गई है, पेशेंट को मोशन ठीक से नहीं हो रहा, वो ऐसा बता चुकी है। अब यहाँ ध्यान क्या देना है हमने कि जो हिक्का है वो कहाँ है, उसका स्थान कौन सा है? उसका स्थान उर है, यानी कि जो लड़ाई करने वाला प्रदेश है वो उर है। जब हम उर की चिकित्सा करते हैं तो बट नेचुरल हमें उपशय तो मिलेगा, मगर कंप्लीट उपशय नहीं मिलता। रीजन बीइंग, हम वैद्य लोग एक गलती कर जाते हैं कि उसका जो रोग मार्ग है उसको हम भूल जाते हैं, और रोग मार्ग यहाँ कौन सा है? कोष्ठ है। तो हमें इस टाइम पे ये सोचना है कि हमें दोनों जगह पे काम करना है कंप्लीट उपशय के लिए। सिर्फ उर पर काम करने से अपुनर्भव चिकित्सा नहीं होती, वो पार्शियल चिकित्सा जरूर है, टेम्परेरी चिकित्सा जरूर है, बट अपुनर्भव नहीं है। तो जैसे लड़ाई उर में लड़ी गई, चिकित्सा जरूरी है क्योंकि वो स्थान है। प्रॉब्लम कहाँ है? अपान क्षेत्र में है। उदावर्त जैसे उसमें लक्षण दिख रहे हैं, या फिर आमाशयगत वात हो जाता है, और अगर ये चिकित्सा में छूट गए तो वो फिर जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो हमें नहीं मिल सकते। अब मैं ट्रीटमेंट पार्ट पे आऊंगी। ट्रीटमेंट पार्ट कैसा कि जो मुझे मैंने दिया, ड्रग्स तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी ड्रग्स हैं, कुछ भी दे सकते हैं, हर पेशेंट डिफरेंट है, मगर यहाँ पे मैंने उस पेशेंट को किस तरीके से देखा, उसके हेतु कैसे थे, कैसे मैंने समझा, उसकी संप्राप्ति बनाई और फिर मैंने उसको ट्रीट किया। तो हेतु विपरीत चिकित्सा हमें करनी है। वायु का अनुलोमन करना है, अपान को ठीक करना है, उदान पे भी काम करना है, प्राण पे भी काम करना है। निद्रा नाश था कंप्लीटली जब वो स्टार्टिंग में आई थी, उस पर काम करना है। मन क्षुब्ध था, उस पर भी काम करना है। तो ये मल्टीपल थॉट्स हमें लेके आगे बढ़ना होगा, जो मैंने ऐसा सोचा। अब चिकित्सा करने के दो तरीके हैं, एक तो वेगकालीन चिकित्सा, एक अवेगकालीन चिकित्सा। जब पेशेंट 2018 में मेरे पास आई थी तो वो वेग में आई थी। उस टाइम पे आत्यायिक अवस्था थी उसकी, तो मैंने उसको इमीडिएटली, पेशेंट बोल नहीं पा रही थी, मैं उसकी हिस्ट्री नहीं ले पा रही थी, उस टाइम पे मैंने उसको आते ही ऊर्ध्व जत्रु रीजन में, ऊर्ध्व जत्रु मतलब उसके कंठ पे, उसकी छाती पे थोड़ा सा सिकाई किया, उसको स्वेदन दिया, स्नेहन किया, क्योंकि उसमें जब हम चिकित्सा पढ़ते हैं तो उसमें पहले यही लिखा हुआ है, तदार्तम च पूर्वम स्वेदै रूपाचरे। स्वेद भी कैसा होना चाहिए? स्नेह युक्त स्वेद होना चाहिए। स्निग्धै स्वेदै उपाचरे। अब स्वेद स्निग्ध कैसे होगा? तो जो हम स्वेदन का अगर अध्याय पढ़ते हैं तो बहुत ऑलमोस्ट सारे जो स्वेद हैं वो स्निग्ध होते हैं, एक दो को छोड़ के। तो रुक्ष स्वेद, जैसे कि मैं रुक्ष स्वेद का एग्जांपल दे देती हूँ, बाकी तो सारे स्निग्ध स्वेद हैं, जैसे बालू का स्वेद है, या फिर नमक की थैली का जो नमक का स्वेदन नमक की थैली से कराते हैं, वो रुक्ष स्वेदन में आते हैं, बाकी स्निग्ध स्वेदन में आते हैं। और भी अगर हमें इसको स्निग्ध करना हो तो हम नाड़ी स्वेद में, उसमें दूध को हम ऐड करके उसको और स्निग्धता उसमें ऐड कर की जा सकती है। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। जस्ट फॉर योर नॉलेज, मैंने स्वेदन उस टाइम पे डिस्पेंसरी में जो अवेलेबिलिटी थी उस हिसाब से किया, और स्नेहन किया, स्वेदन किया। फिर मैंने क्या किया, काली मिर्च ली, उसको एक नीडल पे लगाया, उसको थोड़ा सा घी में डिप किया और उसको धूम, पेशेंट को कहा कि इसका धूम ले। अब काली मिर्ची मैंने क्यों सेलेक्ट की? एक तो ये कि काली मिर्च ऑल ऑफ सडन मेरे दिमाग में इसलिए आई, एक तो अवेलेबिलिटी उसकी ऐसी है कि चलो फटाफट मंगाई भैया, गांव में डिस्पेंसरी के पास से फटाफट भाग के ले आए। दूसरा दिमाग में क्या आया? प्रमाथी द्रव्य। प्रमाथी द्रव्य की क्या मतलब हुआ?
जिसमें तीक्ष्ण उष्ण सूक्ष्म गुण होगा। तीक्ष्ण उष्ण गुण तो ठीक है, बट जो सूक्ष्म गुण है उसमें कहाँ मार करनी है। वो एकदम से अपने सूक्ष्म गुण से वो प्राणवायु स्रोतस में जाएगा और वो उसकी हिक्का का जो वेग है उसको एक टाइम के लिए उसको ठीक कर सकता है। तीसरी चीज जो मैंने उसी टाइम इमीडिएटली की, मिश्री अरेंज करके उसको चूसने को बोला। उसके मुंह में चूसने के लिए मिश्री का डली डाल दी। क्यों डाला? मधुर रस है, तर्पण करने वाला है, बात शाम के, ठीक है। फिर अचानक से मैंने उसको बोला कि तेरा टॉप्स कहाँ है? तूने एक कान में टॉप्स डाला हुआ है, दूसरा कहाँ है? जबकि दोनों टॉप्स उसके कान में डले हुए थे। जस्ट एक भय चिकित्सा देने के लिए भाई डर से हिचकी रुक जाती है, तो वो भी एक चिकित्सा का पार्ट था। पेशेंट डर गई अचानक से, भाई ये क्या हो गया, मेरा तो सोने का टॉप्स था वो गुम हो गया, घबरा गई। बट उसका मुझे बेनिफिट ये हुआ कि उसकी हिचकी फॉर द टाइम भी कंट्रोल हो गई। ये सारी चीजें मैंने की। जब वो थोड़ा स्टेबल हुई, थोड़ा उससे पूछताछ की, फिर मैंने उसको थोड़ा शमन चिकित्सा दी, जिसमें मैंने मयूर चंद्रिका भस्म, सितोपलादी चूर्ण, मधु और घृत ये दिया। अब ये मधु और घृत क्यों मिलाया? क्योंकि ये इसमें प्राणवायु स्रोतस पे मुझे काम करना था, तो उसमें जो चिकित्सा बताई गई है वो लेह फॉर्म में बताई गई है। लेह फॉर्म जो होती है वो वहां होल्डिंग पावर उसकी ज्यादा होती है और वो पेट में लेट पहुंचती है मेडिसिन, उस हिस्से पे काम ज्यादा करती है। काल कौन सा दिया? मुहुर मुहुर, क्योंकि यह काल जो प्राणवायु स्रोतस वाली श्वास कास हिक्का में मुहुर मुहुर मेडिसिन बताई गई है। अब लेह के बारे में भी आपको मैं यहाँ एक बार क्लियर कर दूं कि जो हम लोग लेह को समझते हैं, जैसे अगस्त्य हरित की अवलेह है, च्यवनप्राश अवलेह है, नो डाउट ये अवलेह है, मगर जो शास्त्रों में वर्णित लेह कल्पना दी गई है वो चूर्ण या स्वरस, उसके अंदर मधु या घृत या दोनों, अकॉर्डिंग टू दोषास, हम जब उसको ऐड करके चाटने को देते हैं तो वो लेह कल्पना है। एग्जैक्टली मैंने मयूर चंद्रिका भस्म, सितोपलादी, मधु, घृत, ये मैंने उसको मुहुर मुहुर चाटने को बोला। चंद्र प्रभावटी ये दी मैंने। अभ्यंग स्वेदन, धूमपान, अब इमीडिएटली तो मैंने काली मिर्च का धूमपान करवा दिया था, मगर अगर हम इसको कॉन्टिन्यूशन में करते रहेंगे तो नाक में वो रुक्षता भी उत्पन्न कर देगा, तो इसलिए कॉन्टिन्यूशन में इसको देना ये समझदारी नहीं थी। तो मैंने उसको वर्ती बनवाई, जिसमें मैंने उसमें दशमूल, हरिद्रा, वचा, दारू, ये देवदारू और ये वाले द्रव्य उसको मिला के तिल तेल में और उस पे पट्टी के ऊपर बिछा के एक वर्ती उसको बनवा दी और उसको घर में बोला कि इसको तूने दिन में 2 या 3 बार, जब तुझे बहुत ज्यादा वेग आता है तो तुमने धूमपान इसको करना है। थोड़ा सा ये टाइम बीता, पेशेंट थोड़ी स्टेबल हुई। अब क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री शुरू से ही है, तो क्योंकि अनुलोमन हो नहीं रहा है, मल का अनुलोमन नहीं हो रहा, वात का अनुलोमन नहीं हो रहा, तो मुझे यहाँ पे विरेचन प्लान करना पड़ा। अब थोड़ा सा मैं आपको विरेचन में और अनुलोमन में बताती हूँ कि मैंने यहाँ विरेचन क्यों चुना अनुलोमन की बजाय, जबकि मुझे अनुलोमन करना चाहिए था। अनुलोमन और विरेचन का फायदा क्या होता है? देखो, बेस्ट अनुलोमन होता है, मगर अगर दोष बहुत ज्यादा हैं, जहाँ पे मलबद्धता है, दोष खुल नहीं रहे हैं, तो वहां पे अनुलोमन से बात नहीं बन रही है, तो विरेचन प्लान करना पड़ता है। और विरेचन प्लान क्यों नहीं करना चाहिए? रीजन बीइंग कि हिक्का श्वास के पेशेंट में हमें कर्षण नहीं करना है, हमें तर्पण करना है। तो विरेचन करने से कर्षण ज्यादा होने की उम्मीद होती है। ऐसा हो सकता है कि विरेचन से कर्षण हो जाए, तो बड़े ध्यान से तरीके से विरेचन हमें देना होता है। तो मुझे ये विरेचन का मतलब मैंने डिसीजन लिया और जो कि सक्सेसफुल भी हुआ। और विरेचन किससे दिया? त्रिवृत अवलेह से, क्योंकि सुख विरेचन मुझे देना था, तो त्रिवृत अवलेह को मैंने चूज किया इंस्टेड ऑफ अव्याधि मोदक या इच्छा भेदी रस। इजीली अवेलेबल तो यही दोनों मेडिसिन होती हैं, बट ये रूक्ष कल्प है, मुझे रूक्षता नहीं देनी है, मुझे स्निग्धता देनी है। बट
इसलिए मुझे इसको त्रिवृत अवलेह को देना पड़ा, चुनना पड़ा। और कल्याणक गुड़ भी एक ऑप्शन हो सकता था जिसकी फलश्रुति में भी श्वास है, बट मैं वो अवेलेबल नहीं करवा पाई। त्रिवृत अवेलेबल हो गया तो उससे विरेचन दे दिया। अनुलोमन क्यों करना है? क्योंकि अनुलोमन जो होता है वो अनरस से होता है। अनरस अनुलोमन में यूज होता है। अनरस जो है वो कर्षण नहीं करेगा, इसलिए अनुलोमन बेनिफिशियल है, जो कि आगे मैंने अनुलोमन पे ही स्ट्रेस दिया। विरेचन मैंने यहाँ पे अत्ययिक अवस्था में, जब इतनी काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी उस टाइम पे मैंने इसको चूज किया। इसके साथ साथ मैंने पेशेंट को शिरोपिचू रखवाया, शिरोपिचू नाभि पूरन करवाया, कंटिन्यूस नाभि पूरन उसको कहा कि मिस नहीं करना है, एरंड तेल से। सोते समय भ्रामरी प्राणायाम उसको बताया, निद्रा नाश है क्योंकि, और उसको एडवाइस किया कि ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड कर लो शवासन की और उसको कान में लीड लगा के सुनते सुनते सो जाओ। इससे जो है शवासन में जाते जाते पेशेंट को नींद उसको ठीक से आनी शुरू हो जाए। फिर मैंने पथ्य उसको भी बताए। और पथ्य में इंपॉर्टेंट बात जो मैं शेयर करना चाहूंगी, जो मैं ज्यादातर लगभग हर पेशेंट में करती हूँ, उसका कच्चा पानी बिल्कुल बंद कर देती हूँ और उसको गर्म पानी पीने को बोला मैंने पेशेंट को। वाघभट जी ने गर्म पानी के बहुत सारे फायदे दिए हुए हैं। उन्होंने क्या लिखा है, सूत्र स्थान अष्टांग हृदय 5 में 16-17 नंबर श्लोक है। इसमें लिखते हैं, दीपनम पाचनम कंठ्यम लघुष्णम वस्थि शोधनम हिद्मा, ध्यान देने वाली बात है, हिद्मा आधमान अनिल श्लेष्म सद्य शुद्धि नवज्वर कासम पीनस श्वास पार्श्व उरु च शस्यते। इंपॉर्टेंट थिंग इज हिद्म जो आया है यहाँ उन्होंने गर्म पानी में लिया है, इसमें हिक्का को यहाँ शामिल किया है। और जो चीज है गर्म पानी, क्या गैस पे थोड़ा सा पानी चढ़ाया, गुनगुना हो गया, क्या वो पानी गर्म है? नहीं। पानी गर्म का मतलब क्या हुआ, जिस पानी का एक भाग अगर हम उबालते उबालते कम कर दें तो वो पित्त शामक हो जाता है। पित्त, जहां पित्त डोमिनेट करे वहां पे एक भाग कम करवा के पानी पीने को बोलते हैं। जब हम आधा भाग उसका उड़ा देते हैं, पानी का इवेपोरेट कर देते हैं बॉयल करते करते, तो वो वायु में इफेक्टिव हो जाता है। वात रोगों में आधा उबला हुआ पानी देना चाहिए। जब हम 3 पार्ट उबाल देते हैं और सिर्फ एक हिस्सा बच गया तो वो कफ के रोगों में वो पानी दिया जाता है। ऐसा पानी जो है वो हल्का हो जाता है और एक तरीके की वो मेडिसिन बन जाता है। और साथ में मैंने मुनक्के का काढ़ा दिया, वो मैं कंटिन्यूएशन में आज तक भी उसको चालू है पेशेंट को। क्यों दिया? अगेन अनुलोमन के लिए। जो त्रिवृत अवलेह था उसने विरेचन करवाया, मगर ये मुनक्का क्या करता है? अनुलोमन करता है। आहार द्रव्य है, रस प्रधान हो गया, इजीली एक्सेप्टेबल है, पेशेंट आसानी से ले लेता है, स्वाद भी है, उसको लेने में भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो औषध होती है वो वीर्य प्रधान होती है, ये रस प्रधान, और वृंगन भी करेगा मुनक्का। तो ये बहुत सारी चीजें थी जो मैंने मुनक्का का काढ़ा आज तक भी उसको चालू रखा है। और इम्पोर्टेंट बात, जो मेरी प्रिस्क्रिप्शन होती है लगभग ऑलमोस्ट हर पेशेंट में, जीरा, धनिया, शुंठ, इनका काढ़ा मैं रोटेशन से किसी पेशेंट में वो, किसी में वो, किसी में वो, कभी वो विभिन्न कालों में डिफरेंट, जब जिस तरीके से सपोज करो समान काल में मैंने दिया, जब मैंने अगर देखा कि उसकी जो डाइजेशन है इस पार्ट में डिस्टर्ब्ड है तो समान काल में दिया, कभी उसको खाली पेट पीने को दिया। इस तरीके से मैं इसको शामिल करती हूँ और इस पेशेंट में भी मैंने इसको किया। अब एक टिप मैं यहाँ देना चाहूंगी, मैंने बोला शुंठ, तो हम जो मेरा मानना ऐसा है, मेरे गुरुओं से मैंने ये जो सीखा है वो ये सीखा है कि आयुर्वेद जो ज्ञान है ना, मतलब ये जो औषध है वो जीव है, और ये वैद्य अगर साधक है तो वो औषध वैद्य को फॉलो करती है, उसके आदेश को पालन करती है। अब शुंठ का जो नाम है वो विश्व भेषज है। आप देखो जरा इस शब्द में कितनी ज्यादा देखो क्या छुपा हुआ है, मतलब ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ये ठीक नहीं कर सकती। विश्व भेषज, कितनी मतलब ब्यूटीफुली आचार्यों ने इसका नाम दिया होगा।
तो बजाय इसके कि हम अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे शुंठी वर्ड यूज करें, हम विश्व भेषज यूज कर सकते हैं। और उस औषध को अगर हम आदेश देते हैं आदर पूर्वक कि ये आपने इस मरीज को जाके ये काम करना है, तो डेफिनेटली मुझे वो प्रभाव मिलता है। एक और चीज जैसे अमृता है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग गुरुची, अगर हमें कहीं पे जीवनीय काम देना है, उसके जो पेशेंट के ऑर्गन्स पे काम करना है, उस पे जीवन देने का काम करना है, क्यों ना हम उसको अमृता लिखें। तो ये चीजें हम थोड़ा सा, एक मैं टिप के लिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मैं ऐसा करती हूँ और मैं इसका इफेक्ट देख रही हूँ, तो आप भी प्लीज इसको ऐड कीजिएगा। औषध काल का मैंने इसमें ध्यान रखा, पेशेंट को पथ्य पथ्य बताया, दधी सेवन उसका जो गांव में मोस्ट प्रचलित चीज है उसको बंद कर दिया, कंप्लीटली बंद कर दिया। ठीक है, तो अब ये पार्ट वो था जब पेशेंट 2018 में आई थी, उसको काफी रिलीफ भी था, बट डिसकंटिन्यूएशन हो गई ड्यू टू माय ट्रांसफर। अब बीच वाला पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मेरे पास पेशेंट आई मार्च में दोबारा 2024 में। हिक्का उतनी नहीं थी, वेग उतना नहीं था, बट थी, काफी थी। निद्रा नाश अब नहीं था, ठीक हो चुका था, लेकिन यूट्राइन प्रोलैप्स हो गया था, फर्स्ट डिग्री था बट था। मुख दुर्गंधी थी, कॉन्स्टिपेशन थी, अग्नि काफी ज्यादा मंद थी। और अब ऐसा जब केस आ गया तो उस पे मुझे मल्टीपल काम करने हैं, अपनी थॉट को चारों तरफ दौड़ाना है। पेशेंट की डिमांड क्या है, उसको तो हिचकी ठीक करनी है, उसको उससे लेना देना नहीं है, उसने बाकी प्रॉब्लम्स के साथ जीना सीख लिया है। वो मेरे को कहती है कि मैडम क्या मैं ठीक हो भी जाऊंगी कि नहीं, उसको हिचकी ही ठीक करनी है। और मैं जहां देख पा रही थी तो वो मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट था। तो इन सारी चीजों को बैलेंस करके वैद्य को आगे बढ़ना पड़ता है। जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया बहुत सारी बातें भी, ये नाभि पूरण किया, भंग किया, स्वेदन किया, ये सारी चीजें मैंने उसको दोबारा से चालू करवाई। साथ में जो ट्रीटमेंट पार्ट था वो मैंने फर्स्ट विजिट पे जब वो पेशेंट मेरे पास आई, मैंने उसको दिया सितोपलादी चूर्ण प्लस प्रवाल पिष्टी प्लस मधु प्लस घृत, सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे। दूसरी चीज हिंगवाष्टक चूर्ण प्लस घृत अपानकाल में। अपानकाल मीन्स खाने से जस्ट पहले। मैं पेशेंट को क्या कहती हूँ, खाने की थाली आपकी लग गई है, आप वहां बैठे हो, आपने दवाई चाटी, खाना खाया, इस तरीके से इमीडिएट बाद आपको खाना खाना है, दैट इज अपानकाल। रक्षासव दिया 30 ml वाटर, व्यान और उदान काल यानी कि ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। ब्रेन टोन टैबलेट मैंने ऐड की। अब मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने ये चीजें सेलेक्ट की तो क्यों की। नंबर 1, मैं गवर्नमेंट डॉक्टर हूँ, मुझे अपनी डिस्पेंसरी को देखना होता है, मुझे पेशेंट के फाइनेंशियल स्टेटस को देखना है। मेरे मन में ये होता है कि पेशेंट का कम से कम पैसा लगवा के डिस्पेंसरी के मेडिसिन से जितना पेशेंट को बेनिफिट हो सकता है मैं देने की कोशिश करती हूँ। नंबर 2, सितोपलादी चूर्ण, ये हम सबको पता है राज्यक्षमा की चिकित्सा में आया है। राज्यक्षमा मतलब क्षय की चिकित्सा में, और हमें यहाँ क्या करना है, पेशेंट को तर्पण दो। डॉक्टर मोनिशा जी मैम। सॉरी बेटे, वो हिक्का संप्राप्ति वाली स्लाइड प्रेजेंट हो रही है, यही है मैम उसके बाद है नहीं, मैं ना ज्यादा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी मैम। हाँ, तो जो सितोपलादी चूर्ण है वो मैं बता रही थी कि राज्यक्षमा की चिकित्सा में आया है, और इसकी फलश्रुति क्या कहती है, श्वास कास जिह्वा शून्यता अल्पाग्नि। हमें क्या चाहिए, हमें भी सेम चीजें चाहिए, अग्नि उसकी अल्प है, तर्पण उसको हमने करना है। फिर ये त्रिदोष हर है, स्पेशली किसको करता है, कफ और पित्त पे काम करता है, बट अनुलोमक है, अनुलोमन कर्म हमें चाहिए। हस्त पाद दहा इसकी विशेष फलश्रुति है। तो ये सारी चीजें मुझे पेशेंट में देखने को मिली, तो इसलिए मैंने सितोपलादी को उठा लिया। फिर इसमें मैंने प्रवाल पिष्टी ऐड कराई, जो कि पेशेंट आई थी पेन एपिगैस्ट्रियम की हिस्ट्री के साथ, साथ में नी पेन्स भी उसको था। तो एक एस्पेक्ट मॉडर्न का ही भी कह लो, भी मैं कैल्शियम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने इसको दिया। शीत वीर्य होने के कारण जो उसका जो इम्पैक्ट आएगा, मतलब जो बाकी दवाइयों की काट है गर्मी ना करें, उस वजह से भी मैंने इसको ऐड किया।
तो ये मैंने इस तरीके से इसको किया। ले फॉर्म में देना था मुझे, इसलिए मैंने मधु डाला, घृत, वायु को भी शांत रखना है तो ऐड करवाया। हिंगवाष्टक क्यों लिया नेक्स्ट, ये मैंने योग लिया सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे। हिंगवाष्टक चूर्ण प्लस घृत, ये मैंने लिया अपान काल। अब हिंगवाष्टक, एक प्रश्न पड़ेगा कि हिंगवाष्टक तो उष्ण है तो आपने इसमें क्यों दिया, क्योंकि जब उसमें हस्तपाद दहा है, फेस पेशेंट का रेड है, तो जब ऐसे मुख दुर्गंध है, जब पित्तज लक्षण है, तो हिंगवाष्टक क्यों दिया? उसका रीजन है, मैंने ये सोचा कि हिंगवाष्टक चूर्ण जो है वो स्रोतोशोधक है, एपेटाइजर भी है। हाँ, उष्णवीर्य जरूर है, बट हमने इसको दिया, घृत में दिया, और मात्रा कितनी दी? केवल 1 ग्राम। तो हमें अग्नि पे काम करना है। जब ऐसा पेशेंट है और मुझे उसको घी और तेल देना है वायु को शांत करने के लिए, बट अग्नि मंद होने के कारण मैं उसको दे नहीं पा रही हूँ, तो मुझे अग्नि पे काम करने के लिए हिंगवाष्टक को यहाँ लाना पड़ा, और इसने बहुत अच्छा काम किया। तो तीसरी चीज है द्राक्षासव। द्राक्षासव क्या है? बल्य है, मल अनुलोमक है, श्रम हर है, आलस्य हर है, कॉन्स्टिपेशन पे भी काम करेगा, श्वास कास पे, शय पे, सब पे काम करेगा, जो मुझे चाहिए था। तब आई नेक्स्ट ब्रेन टोन। टैबलेट ब्रेन टोन मेरी डिस्पेंसरी में अवेलेबल थी, तो इसलिए क्योंकि मैंने उसके मन पे भी काम करना था, उसका एगोनी को शांत करना था, तो इसलिए मैंने उसको ब्रेन टोन को ऐड कर दिया। अदरवाइज कोई भी मेध्य द्रव्य जो इस तरीके से चलता हो, ब्राह्मी है, जटामांसी है, हम उसको ऐड कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन से पेशेंट मेरे पास जब नेक्स्ट विजिट पे आई तो वो रिलीव्ड थी और एक होप में थी कि यस, मुझे अब ठीक होना ही है, अब मैं हो सकती हूँ। तो नेक्स्ट विजिट पे मेरा रिजीम क्या था? सितोपलादी द्राक्षासव मैंने चालू रखा, बट हिंगवाष्टक को मैंने रिप्लेस कर दिया सुकुमार घृत के साथ। और सुकुमार घृत क्या कहता है? कृदोषहर है, वातानुलोमक अगेन, मलानुलोमन भी करेगा, नाम ही इसको देखो सुकुमार है, सौम्य है, मतलब जो कोई भी, मतलब जो जिसका कहते हैं ना कि सत्व कम है, उस पेशेंट को भी हम ये घृत यूज करवा सकते हैं। कोष्ठ शुद्धिकर भी है, दीपन है। अब दूसरी चीज, थोड़ा सा ये गर्म जरूर है, उष्ण, स्लाइटली उष्णवीर्य है, मगर अगर जब हम इसके कंटेंट्स पे जाते हैं तो उसमें एरंड तेल भी डला है और घृत भी डला है, तो यानी कि ये यमक फॉर्म में एक तरीके से हो गया। एग्जैक्टली यमक नहीं कहेंगे, बट इसके कंटेंट्स में एरंड तेल और घृत दोनों हैं, जो मुझे दोनों चाहिए थे। तो वो काम करने के लिए सुकुमार घृत को मैंने हिंगवाष्टक को रिप्लेस कर दिया सुकुमार घृत से, वो भी मैंने अपान काल में ही दिया। अब यूट्राइन प्रोलैप्स की वजह से मैंने योनि पिचू पेशेंट को चंगेरी घृत का ऐड करवाया, क्योंकि चंगेरी घृत है, थोड़ा संकोचक काम भी करता है, और गुदबल्य है, दैट मीन्स पेरिनियल रीजन पे ये काम कर रहा है बल देने का, तो योनि बल्य भी ऑटोमेटिकली हो गया, जिसने बहुत अच्छा काम किया योनि पिचू का। अब ये देने के बाद पेशेंट में और बहुत चेंजेस आ गए, फर्क हो गया, काफी पेशेंट रिलीव थी। नेक्स्ट थर्ड टाइम जब वो पेशेंट मेरे पास आई है, उस टाइम पे सितोपलादी और द्राक्षासव सेम चालू रखा। अब मैंने जो सुकुमार घृत दिया था उसको रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे मैंने अब क्या ऐड किया? दशमूल काढ़ा प्लस में एरंड मूल मिला के, यानी कि दशमूल प्लस एरंड मूल कषाय, उसको अपान काल में चालू किया। एरंड मूल के लिए लिखा ऐसा गया है, ये वृष्यवात हराणा। अब वृष्य का मतलब, इसका एक मतलब वृष्य का हम ये भी निकालते हैं कि जिस औषधि का गामित्व सेक्सुअल ऑर्गन्स की तरफ होता है वो भी वृष्य होता है। तो मुझे दशमूल का काम तो मुझे लेना ही था हिचकी में, बट मुझे अपान काल पे, गर्भाशय पे भी काम करना था, तो मैंने एरंड मूल उसमें ऐड करवा दिया और इन दोनों को मिक्सचर करके उसको वातानुलोमन की तरह अपान काल में दिया। अब व्यान और उदान को भी संवारना है। स्वभाव परमवाद हम पढ़ते थे ना भाई, हमने पेशेंट को ठीक तो किया, बट अब उसके धातुगत लेवल पे जो संतति उत्पन्न होनी है, न्यू सेल्स अच्छे बने, आगे वो टीका से परेशान ना हो,
उस केस में व्यान उदान पे भी मुझे काम करना है, तो मैंने कल्याण घृत को व्यान और उदान काल में स्टार्ट कर दिया। ऐसा मैंने इस तरीके से सोचा। अब एक चीज और है जो मतलब ये तो इसके बारे में हो गया, हिक्का के बारे में। मैं जो इसमें आपको बताना चाहूंगी कि मतलब इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम पेशेंट की हिक्का ठीक कर रहे हैं, मगर हम हिक्का को सोच कहाँ से रहे हैं, उसका हेतु कहाँ पे मिला हमें। जहां गलतियां की पेशेंट्स ने, जो आहार है वो विदाही है, ये है वो है, ये सारी चीजें तो हैं, वो हमें दिख भी रही हैं, मगर सूतिका परिचर्या की जो अवहेलना की गई, जो मुझे मिला, जो हम आगे टेक अवे मैसेज की फॉर्म में आगे अपनी जनरेशन्स को ये मैसेज दे सकते हैं, जो बिगड़ती चली जा रही है मेरे हिसाब से, कि कितनी इंपॉर्टेंट है सूतिका परिचर्या। मतलब जो पारंपरिक चीजें थी जो हम भूल गए थे, जब जो आचार्यों ने बताया था कि पट्टबंधन करना है, अभ्यंग करना है, अजवाइन के पानी से स्नान करवाना है, पान के लिए देना है अजवाइन वाला पानी, निर्वात स्थान में रहना है, दरवाजों पे नीम के पत्तों का, आम के पत्तों का तोरण लगाना है कि वायु जो स्पर्श करके अंदर आ रही है वो भी डिटॉक्स होके आए। देखो कितना ब्यूटीफुली आचार्यों ने ऐसा सोचा हुआ है। बट आजकल क्या हो रहा है, डिलीवरी ही एसी रूम में हो रही है, शीत स्पर्श है, उसके बाद भी एसी रूम चाहिए, बाथरूम में जेट स्प्रे है, टॉयलेट्स में गर्म पानी तो आने से रहा, और सर्दी के दिनों में अगर ठंडे पानी से आप सोच रहे हो तो आप देखो कितना शीत स्पर्श से किस तरीके से वायु बिगड़ सकती है। फिर जो जल हम पीने के लिए यूज करते हैं वो भी हमें ठंडा चाहिए, खाना भी हम प्रत्युषित अन्न खा रहे हैं। और जो दूसरी चीज है, जो सूतिका परिचर्या का टाइम पीरियड बताया गया है उसको फॉलो ना करके जो आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड की लेडीज हैं वो क्या कर रही हैं कि वर्क फ्रॉम होम ले ली, बेबी हाथ में है और वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। और जो स्ट्रेस है उसका क्या मतलब है, स्ट्रेस से वायु बढ़ ही रही है, वात इंक्रीज कर रही है। और क्या चीजें हैं जो ये आजकल फोटोशूट चले हुए हैं, एंटीनेटल केस में एंटीनेटल जो लेडीज हैं वहां पे फोटोशूट करवा रही हैं, ट्रैवलिंग है, जाना है, आना है, अगेन वायु बढ़ी हुई है। मेंसेस के दौरान जो स्पोर्ट्स गर्ल्स हैं उनको मजबूरी है कि पीरियड्स आए हुए हैं और उन्होंने स्पोर्ट्स में पार्ट प्ले करना है तो करना ही है, या फिर उसको प्रीपोन करेंगी हार्मोनल पिल्स लेके, या पोस्टपोन करेंगी। हमारी जो लेडीज हैं आजकल, जो स्पिरिचुअल लेडीज हैं, जैसे सपोज करो नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि उपासना है, या कहीं विजिट पे जाना है, स्पिरिचुअल विजिट पे, वैष्णो देवी विजिट करना है, तो मेरे पास कई लेडीज आती हैं, मैडम कुछ ऐसा दे दो कि मेरी तो डेट आने वाली है, मैं जो है या तो मैं पहले हो जाऊं या मैं आगे हूँ। मतलब कितना हम गलत जा रहे हैं, हार्मोनल पिल्स ले रहे हैं, हम अपने शरीर के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। मतलब सूतिका परिचर्या अगेन, ये जैसे डीएनसी कराई, सपोज करो डीएनसी कराने के बाद भी वो परिचर्या फॉलो करनी चाहिए, जो नहीं हो रही है। अबॉर्शन हुआ तुरंत बाद अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम कितनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। और जिसकी संप्राप्ति आप इस पेशेंट में देख सकते हो कि कहाँ तक इसको इम्पैक्ट हो रहा है। लिव इन रिलेशनशिप चला हुआ है, लड़कियों को मजबूरन हार्मोनल पिल्स लेनी पड़ती हैं कई बार। तो ये जो चीजें हैं बहुत सारी मतलब ध्यान देने वाली हैं। अब एक दो चीजें जैसे मुझे जो अच्छी लगी वो रेलेवेंसी मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हिक्का से है, बट फिर भी मैं आपको शायद शेयर करना चाहूंगी। 2-3 श्लोक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले ये क्या लिखा है, रोगम आदौ परीक्षेत ततो अनंतरम औषधम, यानी कि सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें उसके रोग को समझना है, पहले उसके हेतुओं को देखना है। ये नहीं कि जैसे सपोज करो श्वास का पेशेंट आया, श्वास को रस दे दिया, अर्श का पेशेंट आया, अर्श को रस दे दिया, नहीं, उसको हमें देखना पड़ेगा कि जो ये पेशेंट आया है वो कैसी व्याधि से आया है। क्या ये स्वतंत्र व्याधि है, परतंत्र व्याधि है,
धातु क्षय के कारण तो नहीं हो रही, कहीं आवरण से तो नहीं हो रही, कौन कौन से दोष इसमें आ रहे हैं, आया और उठाया, श्वास कुठार रस या अर्शकुठार रस दिया, ये ठीक प्रैक्टिस नहीं है जो हम लोग करते हैं बहुत बार, बट ये रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं देती है। तो हमें सबसे पहले हमें पेशेंट को रोग को समझना है, उसके हेतुओं को जानना है, उसके बाद हमें योग को सिलेक्ट करना है। इवन चरक जब चिकित्सा स्थान की समाप्ति करते हैं ना, उस टाइम पे वो शेयर भी करते हैं। मैं आपके साथ चरक ये शेयर करती हूँ, चरक चिकित्सा 30 का 320 नंबर श्लोक है, आप इसको पढ़िएगा। इसमें वो क्या लिखते हैं, योगैरेव चिकित्सन देशात अज्ञो अपराधेति वयो बल शरीर आदि भेदा ही वहवो मता। क्या मतलब हुआ कि योग तो बहुत सारे हैं, मतलब चरक में भी 1000 से ज्यादा योग होंगे। इवन जो सहस्त्र योगम किताब आती है उसमें सहस्त्र योग दिए हुए हैं, बट उसको अंडरस्टैंड करना, सिर्फ योग को और ट्रीटमेंट कर देना, योग को अंडरस्टैंड करके ट्रीटमेंट करना, ये ठीक अप्रोच नहीं है। सबसे पहले अगर वो ऐसी अप्रोच कोई भी वैद्य लेता है तो वो अपराध करता है। योगैरेव चिकित्सन देशात अज्ञो अपराधेति, वो अगर ऐसी अप्रोच लेगा तो इट मीन्स वो वैद्य अपराध कर रहा है। तो हम लोगों को ऐसा वैद्य नहीं बनना है। और एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोषा एव ही सर्वेशाम रोगाणाम एक कारण। कुछ भी कर लो, कैसा भी हो जाए, जो व्याधि होगी वो केवल और केवल दोषों की वजह से ही होगी। भले ही वो अगंतुज व्याधि हो, उसमें भी दोष ही कुपित होंगे। तो हमें सबसे पहले हेतु को जानना है, फिर दोषों को जानना है, फिर हमारी व्याधि की अप्रोच होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपसे शेयर की। मैं अब इसको कैसे बताऊं, थोड़ा सा चलो इसको और एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे हम ये कह तो देते हैं बार बार हेतु हेतु हेतु, हेतु लिख भी दिए, विदाही विष्टम भी, ये व्हाटएवर जो भी हमने देखा अभी। तो कई बार पेशेंट मेरे पास आके कहते हैं कि मैम घर में सब लोग तो एक ही चीज खा रहे हैं, तो मैं ही क्यों ऐसे बीमार हूँ। ये एक प्रश्न पड़ता है, हम लोगों को भी पड़ता था। तो सपोज करो जैसे बारिश आ रही है और सड़क के ऊपर पानी गिर रहा है, जहां गड्ढा होगा पानी केवल वहीं भरेगा। तो आपकी इम्यूनिटी कैसी है, आपके शरीर में खविगुण्य कितना है, आपके ऑर्गन्स कहाँ कहाँ आपकी बॉडी में टारगेट हैं, वहां वहां आपको प्रॉब्लम आएगी। सेम चीज 3 लोगों ने खाई, एक को सपोज करो बुखार हो गया, दूसरे को जुकाम आ गया और तीसरे को कुछ भी नहीं हुआ। मतलब वही रोड वाला एग्जाम्पल कि एक रोड पे 6 गड्ढे हैं, या एक ही गड्ढा है या एक भी नहीं है। तो आप इसको कंपेयर करके देख सकते हैं, हेतु सेम है, मगर आपकी इम्यूनिटी क्या कह रही है, आपका खान पान क्या कह रहा है। एक दिन में कभी भी हेतु इम्पैक्ट नहीं करता है। अगर आप हमेशा से ठीक हैं तो आपको एक दिन का गलत खाया हुआ, पिया हुआ, विहार, आहार कुछ भी वो इम्पैक्ट नहीं करेगा। ये कॉन्टिन्यूस जो हम गलत करते रह रहे हैं वो चीज इम्पैक्ट लाती है। अब हेतु को समझने के लिए हम ये देखें, जैसे कि आचार्यों ने हर चीज की हमें विधि बताई हुई है। वो क्या कहते हैं, आहार कैसे सेवन करना है, विधि है। दिनचर्या को कैसे फॉलो करना है, विधि है। दांत धावन करना है, विधि है। रात को सोना कैसे है, विधि है। व्यायाम कैसे करना है, विधि है। हर चीज को उन्होंने इतने सुंदर तरीके से बताया है विधि के साथ। अब हम मोटा मोटा अगर समझें तो अगर हम इन प्रिंसिपल्स को, इन विधियों को फॉलो कर रहे हैं तो हम ठीक ट्रैक पे हैं, हम निरोगी रहेंगे। जहां हम यहां से डिस्ट्रैक्ट हुए तो वो हमारे हेतु बन जाएंगे। मोटा मोटा अगर हेतु को समझे तो हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि विधि के अलावा जो कुछ भी है वो सब हेतु है। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, दंत धावन के लिए क्या बताया हुआ है, कषाय रस का सेवन।
हम क्या कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, मधुर रस का सेवन कर रहे हैं। खाना कैसा बताया हुआ है, उष्ण मशनियात, गर्म ही खाना है, स्निग्ध मशनियात, स्निग्ध खाना है, मगर हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। खाना अगर हमें ऑफिस ले जाना है तो वैसा नहीं होता, टीवी के सामने बैठ के खाते हैं, घर में खाते हैं तो चैटिंग करते हुए खाते हैं, फोन करते हुए खाते हैं। तो हम कहीं ना कहीं इन विधियों से भटक रहे हैं। तो अपने आप में हम इतने सारे हेतुओं का सेवन रोज कर रहे हैं, तो हम लोगों का ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। तो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग एंड रिक्वेस्ट कि मैंने जो मेरे गुरु से सीखा वो ये कि आयुर्वेद से प्यार करना है, अपने शास्त्र पे विश्वास रखना है। जब भी आप प्रैक्टिस में जा रहे हैं या आप अपने जगह पे जॉब में जा रहे हैं, सुश्रुत सूत्र स्थान 5 में 19 से 32 तक जो श्लोक दिए हुए हैं, आतुर रक्षा स्तोत्र दिया हुआ है, जो हम लोगों ने कभी नोटिस ही नहीं किया था। मैं जब अपने आचार्यों के संपर्क में आई, मैं इतना धन्यवाद देती हूँ, कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने मुझे पिरोया है। मतलब मैं बता नहीं सकती मैं कितनी आभारी हूँ उनकी। वो आतुर रक्षा स्त्रोत का पठन जब आप डिस्पेंसरी में घुसते हैं उसी टाइम पे, वैसे तो अभिजीत मुहूर्त होता है 11:11 का, मगर आप किसी भी टाइम उसको कर सकते हैं। जब आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, आप इसको कंठस्थ करिए, साथ साथ इसको मनन करिए, अंदर ही अंदर मन के अंदर आपने इसको मतलब क्या कहते हैं ना, उसको मन मन में उसको याद रखना है, याद करना है, गाते रहना है आतुर रक्षा स्तोत्र को। इसको जरूर देखना है, इसको कंठस्थ करना है और इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। देखो फिर आपके पेशेंट्स किस तरीके से ठीक होते हैं। थैंक यू सो मच। मैं वापस से फिर से अपने गुरुजनों का, मैम का, बलदेव सर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर, बड़ा तसल्ली से टिका टिका के एक एक ऐसे कहते हैं ना कि माइन्यूट डिसेक्शन करके, है ना, बहुत सारी चीज आपने इतनी अच्छी तरह से डिटेल में बताई, है ना, सिलेक्शन बिहाइंड द औषध और उसने कैसे काम किया। और सबसे सुंदर पार्ट जो है वो ज्ञान परिवर्जन वाला है। और बिल्कुल आपने सही बताया कि भाई जहाँ हम निदान परिवर्जन का ध्यान रखते हैं तो वहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलता ही है ना। और कहीं ना कहीं दोष संशमन में जाता है और हमें उचित लाभ मिल जाता है। तो बहुत ही बढ़िया है। और मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा विषय प्रेजेंट हुआ। और मैं अभी अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए माइक्रोफोन ऑन कर दिया है। आप अपना क्वेश्चन अनम्यूट करके बारी बारी, जैसे हम पहले करते थे, इसी तरीके से इसको पूछ सकते हैं। अगर किसी हैंड रेस अभी है तो नहीं, जब तक एक आध दो क्वेश्चन अगर है और आते हैं तो तब तक जैसे मैं अपने पेशेंट्स को खासकर एक स्टूडेंट्स को भी उसमें पढ़ाने में भी बताती हूँ, वैसे भी बताती हूँ। उसमें एक विषय रहता है कि लोगों को नियम अच्छे नहीं लगते, है ना, ये नहीं खाना, इतना नहीं खाना, ऐसे नहीं करना, रात को नहीं जागना, भोजन के ऊपर, है ना, भोजनांते विषमवारी, पानी नहीं पीना, है ना, ऐसे बहुत सारी चीज है। तो अगर हम उन चीजों से बचना चाहते हैं, है ना, तो आप अपने पेशेंट को भी, क्योंकि मैंने ये देखा, मैं बहुत सारे पेशेंट को पूछती हूँ कि 8-10 साल, 5 साल, 11 साल, इतनी बड़ी फाइल हो गई, तो आयुर्वेद को एक ऑप्शन के रूप में आपने क्यों नहीं अपनाया, है ना भाई, साल 2 साल में तो आयुर्वेद तक आ जाना चाहिए था। तो बहुत सारे पेशेंट्स का ऐसा कहना होता है कि मैडम, है ना, आप आयुर्वेद वाले लोग, है ना, परहेज बहुत बताते हो, और उस परहेज के कारण, है ना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो जिसके हमें बहुत अच्छी लगती है वो बंद हो जाती है ना। तो तब मैं उनको ये बताती हूँ कि भाई, अगर तुम जिस वजह से रोग हो रहा है उसी को अगर बंद नहीं करते हो, है ना, तो फिर किसका फायदा है बताओ। फायदा तो डॉक्टर्स का ही है, मैं नहीं तो मेरा भाई बहन और कोई, कहीं तो तुम जाते ही हो।
जी। है ना। तो फिर मैंने कहा ये परहेज से तुम डर कर किसका फायदा करवा रहे हो बताओ। अपनी हेल्थ का तो बहुत बड़ा नुकसान है ना, मगर उस नुकसान को सहन करने के साथ साथ भी अगले व्यक्ति का तो फायदा है ना। तो कहीं ना कहीं अगर हमें नियम अच्छे नहीं लगते हैं तो परिश्रम पूर्ण जीवन रखना चाहिए। मैंने नेचुरोपैथी का कोर्स किया NDDY, वहाँ मेरे गुरुजी बताते थे कि हम्म, पूरे 24 घंटे में 2 बार पसीने से स्नान हो जाए, इतना पसीना आना चाहिए। अगर आपको इतना पसीना नहीं आता है तो आपको या तो इतना फिजिकल काम करना पड़ेगा या फिर जनता स्वेद घर में बैठना पड़ेगा, है ना कहीं कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपके पूरा स्वेद वह स्रोतस, ऐसे क्या बोलेंगे गुजराती में बोलते हैं तर बतर थई जाए, है ना। इट मीन्स के पूरा पसीने से स्नान कर लिया जाए, तब वो बिल्कुल शरीर के सारे सिस्टम्स को बहुत अच्छी तरीके से वो सुचारू रूप से चला सकते हैं। डॉक्टर सुमन बाला ने कहा है नाइस प्रेजेंटेशन, और डॉक्टर उषा जी ने भी प्रेज की है। और एक क्वेश्चन है, डॉक्टर सविता जी पूछ रहे हैं कि आतुर रक्षा स्रोत का वर्णन कहाँ दिया गया है। ये मैम सुश्रुत में दिया है। सुश्रुत सूत्र स्थान जब आप 5 खोलोगे, अध्याय 5, उसमें श्लोक नंबर 19 से लेके 32 तक। ओके डॉक्टर। हाँ, ये आपको YouTube पे भी अवेलेबल होगा। कंठस्थ करो इसको, कृत्यानाम प्रतिघातार्थम तथा रक्षो भयस्य च। इस तरीके से बहुत सुंदर तरीके से इसको रिदम में गाओ। जी, बहुत ही बढ़िया। और नेक्स्ट डॉक्टर उषा होला ने पूछा है, इन करपाद दाह इन DM, हाउ कैन सितोपलादी बी यूज्ड एज इट कंटेन्स सीता। हाँ, ये वैसे टॉपिक से थोड़ा हटके है, डायबिटीज मेलाइटिस का ये पूछ रही हैं, बट मैं एक चीज क्लियर कर दूं। जो देखो, जब हम यूज करते हैं ना, गुड़ का यूज करा, सीता का यूज किया, तो सीता और गुड़ एक मीडियम है। अब हम जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गुड़ को देते हैं। जब आप मेडिसिन में जाओगे, योगों में जाओगे, कहीं कहीं पे ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आपको रूक्ष दिया गया प्लस में आपको गुड़ दे दिया। वो गुड़ क्या करता है? क्लेद करता है। अब क्लेद क्यों दिया जब आपने रूक्षता लानी है तो? बट वो जो गुड़ दिया है आपने, उस जो एक मीडियम चाहिए, कफ को आप पिघला रहे हो, क्लेदता को निकाल रहे हो, बट उस वो क्लेदता कहीं और जाके स्टिक नहीं करे, उसको गामित्व देने के लिए ये मीडियम्स हैं। समझ रहे हो? गुड़ का मीडियम है। अब सीता जो है, सीता को कहीं पे भी ये नहीं बताया कि ये मधुमेह करने वाली है। पहली बात तो ये डायबिटीज मेलाइटिस की संप्राप्ति हमारे आयुर्वेद में है भी डिफरेंट। दूसरी चीज ये कि औषधि की भी मात्रा वेरी करती है कि आप उसको मात्रा कितनी दे रहे हो। यहाँ पे विषय हिक्का का है, डायबिटीज मेलाइटिस का नहीं है। ठीक है, तो हिक्का में सितोपलादी क्यों दिया? अनुलोमक होने की वजह से, अग्नि को उसको बढ़ाने की वजह से, क्योंकि दीपन है ये। ठीक है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये चीज जैसे हमारे टीचर्स ने हमें बताई है, गुरुजनों ने, कि जैसे अविपतिकर में भी सीता है, और अविपतिकर क्लासिकल इंडिकेशन विंशति प्रमेहा दुर्नाम विनिहंति, दुर्नाम मानी अर्श, है ना, कि 20 प्रकार के प्रमेय को अविपतिकर दूर करता है। और वर्तमान समय में आप बहुत सारी वेबसाइट्स पर देख सकते हैं अविपतिकर को डायबिटीज में मना किया है। मगर मैंने अपने गुरुजनों को लिखते हुए देखा है, और मैं खुद भी लिखती हूँ। अगर कोई जैसे महिला है, क्योंकि हम एक गायनी से है तो पुरुष रोगी में तो नहीं लिखा, मगर महिला रोगी में डायबिटीज होने के साथ साथ अगर उसको अम्ल पित्त है या पित्त के कोई लक्षण आते हैं, तो हमने उसमें अभिपतिकर 3 से 4 ग्राम लिखा है।
और आप देखिए कि 3 से 4 ग्राम अविपतिकर लिखने में कितनी सीता जाएगी, कितना और द्रव्य रहेगा, और क्या इतनी सी सीता शरीर में जो 50 केजी, 60 केजी, 65 केजी का जो शरीर है उसमें क्या ऐसा ड्रॉबैक कर देगी या गलत कर देगी, या फिर है ना, क्योंकि अंत में तो हर चीज पचने के बाद तो ग्लूकोज में ही जाती है ना। ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, हमने सारी उसके दीपन जो पाचन की प्रक्रिया पड़ी हुई है ना। और इवन जब बलदेव सर यहाँ थे तब डायरेक्टर, आयुष डायरेक्टर बनने से पहले की बात है, सर ने एक पेशेंट को शहद, है ना, और वो भी अच्छी मात्रा में, 1 चम्मच नहीं, पूरे हर रोज के 4 चम्मच खाने हैं शहद के, मजे लेकर खाने हैं, और HbA1c उनका ठीक किया था, है ना। जबकि पहली बार उनको जब शहद, क्योंकि शहद की लेखन प्रॉपर्टी है ना, तो इसके लिए प्रमेय में बहुत अच्छा बताया है। और वो व्यक्ति जिसको लिखा था उसको भी बड़ा आश्चर्य हुआ था कि अच्छा शहद दो दोगे, क्योंकि उसको बड़ा पसंद भी था। तो कहते वैसे तो और कोई बताता तो मैं नहीं खाता, मगर डॉक्टर साहब आप बता रहे हो तो मैं पक्का खाऊंगा, और मुझे पूरा विश्वास है ना, कि आपने लिखा है तो मैं तो ठीक ही हो जाऊंगा। जी तो मैम। इसलिए शहद, हाँ, बलदेव सर लिखते हैं, और मैंने उनके बहुत सारे पेशेंट्स, है ना, जबकि वो जामनगर सॉरी, जयपुर के बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति है ना, जी और जिन्होंने ये शहद का सेवन डायबिटीज में, है ना, अच्छी मात्रा में किया, और 3 महीने में उनकी HbA1c नॉर्मल में क्या कहेंगे, लाई कर रही थी, है ना, विद इन नॉर्मल लिमिट आ गई थी वो। तो इसलिए हम, जी जी मैम, वैसे ये भी चीज है ना, देखो हम डायबिटीज मेलाइटिस देख रहे हैं या मधुमेह देख रहे हैं, उसकी संप्राप्ति क्या बनती है। जी अब हम फुटबॉल को क्रिकेट बॉल से खेलें तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें अपनी सोच वो रखनी है भी, हमने पेशेंट को ट्रीट करना है तो हमें आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से ही सोचना है। एलोपैथिक पर्सपेक्टिव से सोच के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देना ये ठीक अप्रोच नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि जब अगर हम लक्षणों को ही देखें, हेतु, लिंग और औषध, पहले हेतु माने निदानों का परिवर्जन कर दे, लिंग माने लक्षणों के ऊपर ध्यान दे, और उन दोनों के ऊपर से औषध की सिलेक्शन करे, जो आपने आज के हिक्का के क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाया कि क्या क्या लक्षण आचार्यों ने लिखे हैं, पेशेंट में क्या क्या मिले, और उसको संप्राप्ति विघटन करने के लिए हमने किस तरीके से औषध का चयन किया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया संप्राप्ति विघटन का ये तरीका है कि हेतु देखिए, लिंग देखिए, है ना। मैं बहुत बार अपने पेश स्टूडेंट को बताती हूँ कि चरक के ऊपर कौन सा GST लग रहा था, अगर वो हेतु, लिंग, इन्वेस्टिगेशन और औषध, है ना, 4 चतुष्पाद कर देते, त्रिसूत्रम आयुर्वेद नहीं लिखते, है ना, उनके ऊपर तो कोई GST लग नहीं रहा था, है ना। इवन चरक ने ये भी नहीं लिखा हेतु, लिंग, दशविध परीक्ष भाव एंड औषध, है ना, विच जी दशविध परीक्ष भाव तो उन्होंने खुद लिख रखे हैं रोग विसर्जित अध्याय में। जी तो दशविध परीक्ष भाव का भी वहां त्रिसूत्रम आयुर्वेद में नहीं लगा, और मैं समझती हूँ कि ये तीनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट है कि हेतु देखो, लिंग देखो और औषध देखो, पहले मीन्स औषध की सिलेक्शन करो, तो बहुत ही बढ़िया रहना चाहिए। मैंने MD करने के बाद एक पेशेंट में ऐसे किया था कि क्या त्रिसूत्रम आयुर्वेद सफिशिएंट है ना। तो एक पेशेंट को यूट्राइन फाइब्रोइड था, तो चरक के जमाने में सोनोग्राफी नहीं थी, है ना, तो किस तरीके से चरक जी चलाते होंगे काम, है ना, हेतु, लिंग और औषध से। तो हमने उस पेशेंट्स का ऐसे ज्यादा सीवियर एनीमिक नहीं थी, इस बात को, पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान में सबसे पहले रखना चाहिए, और उसको हमने पहले ध्यान में रखा, और उसके बाद हमने धातु प्रदोषज विकार में देखा कि अश्रिक दर मानी रक्त प्रदोषज विकार
और क्या रक्त प्रदोषज विकार का मूल है यकृत और प्लीहा, तो क्या इस औषध पेशेंट को यकृत प्लीहा के लिए बल्यकर औषध देते हैं तो अतिरिक्त ठीक हो जाएगा क्या? क्योंकि अपने को तो पता ही नहीं है कि उसमें यूट्राइन फाइब्रॉइड है ना, क्योंकि हम तो चरक के जमाने में हैं, हमने सोनोग्राफी देखी ही नहीं है। ऐसा सोच के वहां किया और उस पेशेंट को हमने रोहितक, है ना, रोहड़ा रोहड़ा की छाल का काढ़ा 3 महीने दिया और बिल्कुल अर्बुद श्रिंक हो गया है और बिल्कुल छोटा सा रह गया, हैवी ब्लीडिंग खत्म हो गई। क्योंकि विभिन्न निघंटुओं के अनुसार रोहितक यकृत और प्लीहा दोनों के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है ना, क्योंकि देने के लिए हम जैसे लीवर टॉनिक कोई सा भी लिव 52, लिवोमिन, लिवोजिल, है ना, ऐसे एम्बलिक्योर बहुत सारे कुछ भी दे सकते थे, मगर देयर इज ए सो मेनी कॉम्बिनेशन, है ना, बहुत सारी उसका कॉम्बिनेशन है, तो फिर किस तरीके से होगा, है ना। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि हम उस तरीके से हेतुलिंग और औषध का प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर मनीषा जी, जी मैम। 1 मिनट नीचे है ना बेटा, कोई आया, मैं एक बार अटेंड करके आऊँ, मैं भूल गई थी, उन्हीं का फोन आ रहा है ना। अच्छा ठीक है। आप 5-1 मिनट बोलिए, है ना, कुछ मैं बस आई। ठीक। हेलो। यस मैम, गुड इवनिंग। बोले हैं, अच्छा सेशन था। हाँ बताएं कुछ। थैंक यू। मैं एक्चुअली थोड़ा सा आपको और 1-2 टिप्स देती हूँ। हाँ जी, हाँ जी मैम। जैसे मैंने आपको यहाँ पे मल परीक्षा के बारे में बताया, तो मल परीक्षा जो है ना, मेरे ख्याल से मोस्ट निग्लेक्टेड टॉपिक है। मतलब हम लोग, पेशेंट आया और हम पेशेंट से पूछते हैं मोशन के लिए, वो कहता है ठीक है। भाई ठीक तो है, ठीक का मतलब क्या है, क्या ठीक है उसमें? ठीक गलत मैंने देखना है, आपने नहीं देखना है। आप मुझे ये बताओ कि मोशन कैसा है, तो उससे मतलब क्वेश्चन फॉर्म में हमें उसको देखना है कि मोशन आपका फॉर्म्ड है क्या। तो पेशेंट कहेगा कि नहीं, फॉर्म नहीं। फॉर्म नहीं है तो क्या पेस्ट टाइप है? यस, पेस्ट टाइप है। पेस्ट टाइप है तो क्या वो चिपचिपा है, स्टिकी है? जब आप पानी डालते हो तो क्या वो उस पर चिपकता है पॉट पे? तो बोलेगा यस और नो। अगर चिपकता है तो क्या उसकी मार्जिन बनती हैं? तो इस तरीके से हमें क्वेश्चनिंग करनी है। अगर वो पेशेंट कहता है कि फॉर्म्ड है तो यस फॉर्म्ड है, तो क्या वो पहले वाला पोर्शन थोड़ा ड्राई होता है क्या, या फिर वो थिक होता है, थिन होता है, स्ट्रीक्स के साथ तो नहीं आता? स्ट्रीक्स के साथ आता है तो जैसे अर्श के पेशेंट में है या परिकृतिका के पेशेंट में है, कोई ब्लड वाली स्ट्रीक तो नहीं होती? वो शेप उसकी कैसी होती है? बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, क्योंकि बीइंग ए गवर्नमेंट आयुर्वेदिक डॉक्टर मैं बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस नहीं करवा सकती और ना ही मैं इसमें बिलीव करती हूँ। जीवा परीक्षा से, स्टूल की मल परीक्षा से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि अपने आप सामने आ जाती हैं। जब पेशेंट से पूछा कि पहला पोर्शन ड्राई होता है, तो हमें अंडरस्टूड सी बात है कि इसके अपान क्षेत्र में वायु बड़ी हुई है, अभी तो उसमें मल में ड्राइनेस आ रही है ना, तो चिपचिपापन है, यानी कि आम उसमें मिक्स आया हुआ है। अगर मान लो वो थिन है या थिक है या स्ट्रिप टाइप है, अगर बिल्कुल स्ट्रिप टाइप आ रहा है तो कुछ अंदर ट्यूमर जैसी संप्राप्ति तो नहीं बन रही, पाइल्स तो नहीं है। अगर ब्लड आ रहा है, उसमें ब्लड की स्ट्रीक निकल के आ रही है, तो दैट मीन्स परिकृतिका का भी इशू हो सकता है। वो सारी चीजें हमें ये उससे पेशेंट से निकलवानी चाहिए। इस तरीके से उससे पूछना चाहिए कि जब आप मोशन वॉश करते हो तो क्या अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स आपको फील होते हैं क्या? हाथ पे ऐसा लगता है कि मल में वो कुछ पार्टिकल्स रह गए हैं, इसका क्या मतलब हुआ? अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स कब कब हमें मिलेंगे, ये थोड़ा सा हमें फिर वापस से दिमाग घुमाना चाहिए। भाई या तो पेशेंट ढंग से चबा ही नहीं रहा, या उसका अग्नि का इशू है, अग्नि पचा ही नहीं रही उसको, तभी तो मल में अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं। या फिर हम ये पूछेंगे कि जो उसकी अर्जेंसी है स्टूल की, उसको पूछना पड़ेगा कि भैया जब तू उठता है बेड से, क्या तुझे भागना पड़ता है मोशन के लिए?
क्या तुझे बिस्तर पे लेटे रहना पड़ता है अगर कोई बाथरूम में हो तो? पेशेंट बताएगा, हाँ मैं तो बिस्तर से अगर खड़ा हो जाऊं तो मुझे बाथरूम खाली ही मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? समान वायु का इशू बहुत बड़ा है। पाचक पित्त की उसकी दृष्टि है, अग्नि उसकी बिल्कुल गड़बड़ है, वो मोशन रोक ही नहीं पा रहा, इमीडिएट उसको भागना पड़ेगा। अगर लूज कंसिस्टेंसी है तो अगेन इसका मतलब ग्रहणी उसकी दूषित है, पाचक पित्त समान वायु जो गड़बड़ है। तो और स्टिकीनेस अगर है तो अंडरस्टूड सी बात है कि उसमें आम जो है आम की इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा है। मल्टीपल स्टूल्स आ रहे हैं, मान लो जैसे बकरी की मींगन होती है ना, ऐसे मल्टीपल स्टूल छोटे 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 छोटे, तो वो इसका मतलब अपान वायु तो दुष्टि है ही है, और वायु एक्सट्रीमली वो वहां उस जगह को शुष्क कर रही है, मल को सुखा रही है। तो ऐसा ध्यान में हमें आना चाहिए। इनकम्प्लीट स्टूल है, मतलब पेशेंट को लगता है कि जोर लगा रहा हूँ, पूरी तरह से पेट खाली नहीं हो रहा, उठ गया, इनकम्प्लीट ऐसा लग रहा है कि अभी है, मतलब जाना पड़ेगा, बट अभी मोशन नहीं हो रहा, इस तरीके से हमें सोचना है। तो ये जो चीजें हैं, हमें उसको देखने से, पूछने से, कई बार क्या होता है, मैं कई बार ये करती हूँ पेशेंट को बिना हिचकिचाहट के उसको कहती हूँ तो फोटो निकाल के लिया, तो पता नहीं चलता ना। बिना, जब पेशेंट कई बार बताता है तो ठीक है, समझ आ गया, ठीक है, नहीं तो फोटो निकालने को बोलती हूँ। तो वो उसमें हेजिटेट नहीं करना है। अगर हमें जड़ तक जाना है पेशेंट की बीमारी के, तो हमें स्टूल पे, मल परीक्षा पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मल तैर रहा है या बैठ गया है, ये चीज उसमें। अब बैठ गया है तो इसका क्या मतलब हुआ? अपक्व मल है, उसमें पार्थिव तत्व कितना ज्यादा है कि वो एकदम से बैठ गया। और अगर वो फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब इसमें वायु तत्व ज्यादा है और वो फ्लोट कर रहा है। तो ये पूरा सिंक हो गया, अनडाइजेस्टेड पार्टिकल है, पार्थिव तत्व है। इसकी डेप्थ में जा जाके हम इसको हम पेशेंट को छोटी छोटी चीजों से, जैसे मैंने बताया समान काल में जीरा देना है, या समान काल में विश्व भेषज यूज करनी है। अगर अनुलोमन हमें चाहिए, मतलब जैसे सर्दी का कोई पेशेंट है तो उसको धनिया का काढ़ा चाहिए, और अगर बुखार का कोई, ज्वर का पेशेंट है तो उसको जीरे का काढ़ा चाहिए। तो इस तरीके से औषध को बिल्कुल, मतलब प्रिसाइज रहो, कुछ द्रव्यों को अपना बनाओ, बट उस पे मास्टरी करनी जरूरी है। कुछ कुछ मतलब इस तरीके से चूज कर लेने हैं कि ये चीजें मेरे पास, मेरे लिए हैं। बहुत सारा वाइड उसमें रखने की जरूरत नहीं है, अभी मेरे पास ये भी हो, वो भी हो, वो भी हो। तो ये चीजें मैं अपनी प्रैक्टिस में करती हूँ। तो जी बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, है ना। बहुत बार मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि, है ना, जैसे हरितकी कभी ना नहीं बोलती, है ना। जी मैम। हरितकी को कुछ काम दे दिया अनुपान भेद के साथ। मेरे गुरुजी ने लिखी हुई पुस्तक है संजीवनी साम्राज्य, है ना, पुस्तक जी का नाम है संजीवनी साम्राज्य। जी और मदन गोपाल जी के भी गुरुजी है वो, और मदन गोपाल जी गुरुजी ने उसके ऊपर टीका लिखी है। तो उन्होंने सिर्फ संजीवनी वटी लगभग 50 नहीं 60 से ज्यादा रोगों में सेम औषध सिर्फ अनुपान का भेद कर दिया है, और पूरी पुस्तक लिखी है। जी और गुरुजी ने उसके ऊपर टीका लिखी है कि अगर वो छाछ के साथ बताई तो वो इस तरह से इस रोग को विघटन करेगी, इस तरीके से। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कभी एक संजीवनी वटी लेके ही बैठ जाओ बस, तो 50-60 प्रकार के तो रोगी भी नहीं आते, है ना। जी मैम। जी तो सही में ये बहुत अच्छा गुरुजी और गुरुजी के गुरुजी दोनों का ही प्रयास है कि वात पित्त कफ को हम अनुपान भेद से किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एक प्रियव्रत शर्मा गुरुजी की भी पुस्तक है, इंडियन प्लांट्स, यूजफुल इंडियन प्लांट्स ऐसा करके है, जिसमें उन्होंने गुरुजी ने, प्रियव्रत शर्मा गुरुजी ने प्रत्येक औषध, है ना, कि सपोज के आमलकी अथवा तो अश्वगंधा, ऐसे द्रव्य लघुत्रयी बृहत्रयी निघंटु में, वृंद माधव में, है ना, योग रत्नाकर में, कहाँ कहाँ वो औषध
किस किस रोग में और किस कॉम्बिनेशन में लिखा है। अगर छोटा कॉम्बिनेशन है तो गुरुजी ने वो पूरा कॉम्बिनेशन भी दिया है। उसको देखकर भी चिकित्सा के हमारे बहुत सारे मंडल पटल खुलते हैं, मेरे खुले, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसे गुरुजनों ने हमारे पे अत्यंत कृपा करके ऐसी पुस्तकें लिखी हुई है कि जिसको हम कभी कभी अगर पढ़ भी लेते हैं, देख लेते हैं और अनुशीलन करते हैं, कहीं डिस्कशन करते हैं, तो मुझे लगता है कि बड़ी बहुत अच्छी उपयोगी है। पब्लिकेशन शशि जी लगभग चौखंबा से ही है, गुरुजी की सारी है ना। चौखंबा से मैंने पब्लिकेशन नहीं देखा, मगर उसमें आप जैसे एक तो प्रियव्रत शर्मा गुरुजी की पुस्तकें हैं, द्रव्य गुण फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर है ना, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ, वो सारे वॉल्यूम्स है जो कहीं ना कहीं एमडी में लगते हैं। यूजी लेवल पे तो फर्स्ट और सेकंड वॉल्यूम प्रियव्रत शर्मा गुरुजी द्रव्य गुण विज्ञान नाम से हैं, और ये अपना इधर से है ना। तो उसमें आप गुरुजी की कुछ बुक्स देखेंगे ना, तो मुझे थोड़ा पब्लिकेशन ध्यान नहीं है, मगर लगभग चौखंबा होना चाहिए। और बहुत ही बढ़िया बुक है ऐसे, क्योंकि आप देखिए कि एक बुक को, एक द्रव्य को 10 बुक से लिखना कितनी बड़ी बात है ना। और तब आपको पता चलेगा कि अच्छा वाह ले, है ना, हम तो यही सोचते थे कि ये यही काम करेगा, तो अच्छा ये इसमें भी काम कर देगा, अच्छा उसमें भी कर देगा, है ना। तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ जस्ट लाइक मम्मा, है ना, मदर सब कुछ कर देती है, एग्जाम की तैयारी भी करवा देती है, कपड़े भी वॉश करके प्रेस कर देगी, सुबह टिफिन भी बना देगी, पापा की डांट से भी बचाएगी, है ना। मदर तो मदर ही है ना। तो ऐसे मुझे लगता है कि हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ, है ना, और कहा मानने वाली आयुर्वेदिक दवाइयाँ, है ना, तो कहीं ना कहीं अगर हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं और उसका असेसमेंट बार बार करते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उसमें। और कोई प्रश्न मुझे लगता है किसी का है नहीं, है ना। और आत्मरक्षा स्तोत्र की बात तो हो ही गई, है ना। एक बहुत अच्छी बात से आज के लेक्चर की पूर्णाहुति करती हूँ। डॉक्टर बी एम हेगड़े, है ना, बी फॉर बॉल, एम फॉर मनी, है ना, बी एम हेगड़े, HED GE, है ना, हेगड़े सर। एलोपैथी डॉक्टर है, उनका यूट्यूब पे भी एक बहुत अच्छा चैनल है, BM हेगड़े फैन क्लब ऐसा करके, फेसबुक पे भी है। और सर बहुत सारी आयुर्वेद के श्लोक सहित समझाते हैं, है ना। अपने आयुर्वेद पे जब गौरवान्वित करने का अपने आप को मन करे आपका, तो सर को सुन लिया करे। सर ने बहुत सारी जगह स्त्रीक दर के निदान का श्लोक, जैसे अभी डॉक्टर मोनिशा ने हिक्का का समझाया ना, ऐसे एलोपैथी डॉक्टर शायद 80 प्लस या शायद 90 प्लस है, 2-4 घंटे खड़े रह के वो लेक्चर ले लेते हैं और बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं आयुर्वेद को। एक लेक्चर में वो बता रहे थे सर कि आई से वी की तरफ जाना है, आई मानी मैं, है ना, और वी हम, है ना। तो देखो हमारा चाहे भोजन मंत्र लो, है ना, चाहे अभी शांति मंत्र बोलेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, है ना, और सहना भवतु सहनो भुनक्तु, है ना, सह साथ में वी, तो वो कहते हैं वी फॉर वेलनेस और आई फॉर इलनेस। तो आप देखिए वही बात चरक संहिता में सुखायु और हितायु के माध्यम से बताई है ना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा चरक इज द ग्रेट फिजिशियन, इसीलिए चरकस्तु चिकित्सिते ये शब्द कहा गया है उनके लिए, कि चिकित्सा के लिए आवश्यक सभी बिंदुओं को, सभी विषयों को चरक जी ने, है ना, चरक संहिता में अपनी पुस्तक में स्थान दिया है, इलाबोरेट किया है, सूत्र रूप में दिया है, और कहीं ना कहीं चक्रपाणी जी ने इसको फिर इलाबोरेट किया है। तो वी आर वेरी लकी वन, है ना, कि हमें इतनी अच्छी संहिता मिली है जिसके सामने हम सुखायु से हितायु, है ना, इस तरीके से हितायु का भी हम ध्यान रखें अपने जीवन में भी, और पेशेंट को भी जरूर प्रेरित करें। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा रहेगा। व्याख्यान के अंत में डॉक्टर मोनिशा लांबा जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे निवेदन पर यहाँ आए। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट और है
कि एक इमरजेंसी का लेक्चर भी आप तैयार रखिएगा। कभी कभी इमरजेंसी हो जाती है तो मैं जरूर आपको पूछ लिया करूंगी, और मुझे तो लगता नहीं है कि आपको कोई पीपीटी वगैरह की भी जरूरत है, आप तो ऐसे ही बोल दीजिए। तो इमरजेंसी के समय में हमें बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। विश्व आयुर्वेद परिषद के इस मंच से आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर को स्पेशल थैंक्स कहिएगा सर, प्रणाम कीजिएगा मेरी तरफ से प्लीज। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। है ना, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से भी धन्यवाद। सबसे लास्ट में मैं शांति मंत्र लूंगी, आप सभी म्यूट रखकर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ अगले शुक्रवार को फिर मिलेंगे। अपने अपने हिस्सेदारी का कर्तव्य आप सभी अपनी अपनी जगह पर निभाते रहिए। श्रेष्ठ वैद्य बनने की बड़ी लंबी श्रृंखला है, और एक दिन आयुर्वेद भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित हो तब हम सब सज्ज मिले, तैयार मिले, ऐसी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद।